हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग सेट नंबर 6 करने वाले हैं। वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कीजिए, ताकि जो भी प्रैक्टिस सेट करवाए, जो भी वीडियो अपलोड हो, उसका नोटिफिकेशन आपको चला जाए। आप लोग को पता है हम रुक्मिणी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट करवाते हैं। इससे पहले हम एनसीईआरटी करवा दिए हैं। एक कमेंट आया था कि आप एनसीईआरटी में बहुत ही कम पॉइंट दिए हुए हैं, क्या सिर्फ यहीं से एग्ज़ाम का क्वेश्चन आएगा? तो आप लोग एक गलती क्या किए हैं कि जो हम ज्योग्राफी कराए हैं क्लास 6 से 10th तक, उसको आप सिर्फ 10th का देखे हैं। तो ये गलती आप लोग किए हैं। आप लोग को क्या करना है, क्लास 6 से देखना है, ठीक है। क्लास 6 से अगर आप लोग देखते हैं तो आपको सभी पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, क्योंकि जो क्लास 6 में पॉइंट्स दिए हुए थे, जो भी वन लाइनर बनता था जहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है, उसको हम जब क्लास 7 का करवाए हैं उसमें नहीं लिखे हैं। इसके लिए आपको लगता है कि बहुत ही कम पॉइंट है, लेकिन अगर आप क्लास 6 से देखना शुरू करते हैं तो आपको सभी पॉइंट्स मिल जाएंगे। जहाँ से आपको क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से आपको सभी पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो आप लोग को क्या करना है, एनसीईआरटी का जो सीरीज हम करवा चुके हैं उसमें ज्योग्राफी का क्लास 6 से देखना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 से, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की थी, तो इसके परिणाम स्वरूप स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था, और यह निर्वाचक समूह किसके लिए बनाया गया था, किसके लिए? तो अछूतों के लिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगस्त 1932 में मैकडोनाल्ड के द्वारा एक सांप्रदायिक पंचायत बनाया गया था, जिससे पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। तो यह बनाया गया था अछूत के लिए। अछूतों के लिए एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1932 में। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? निम्न में से कौन सी जोड़ी जो है सही है? तो देखिए निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है, इसको हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए दे दिया है विनोबा भावे और द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही। विनोबा भावे द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही। देखिए इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ था ना, ये हो गया था गांधी जी के द्वारा। ये किसके द्वारा हो गया था? गांधी जी के द्वारा शुरू हुआ था, ठीक है। और लेकिन द्वितीय सत्याग्रही के जो कह सकते हैं सत्याग्रही थे, द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही, वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। तो विनोबा भावे यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। ये कौन थे? नेहरू जी थे, ठीक है, नेहरू थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सी आर दास। सी आर दास जो हैं उसको देश बंधु कहा जाता है, सॉरी उनको देश बंधु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ये जो जोड़ा है आपको सही है, ठीक है। ये जो सी आर दास है, ये जोड़ा आपको सही है। देश बंधु किन्हें कहा जाता है? तो सी आर दास को देश बंधु कहा जाता है, ठीक है। और इसके अलावे एक और हैं दीन बंधु, ठीक है। आप लोग को ध्यान में रखना है कि दीन बंधु किसे कहा जाता है। आप लोग को अगर पता है तो कमेंट करके बता सकते हैं, और बाकी मैं बता दूँ कि दीन बंधु एंड्रूज को कहा जाता है, ठीक है। सी एफ एंड्रूज को दीन बंधु कहा जाता है, और सी आर दास को देश बंधु कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर सी भी हम देख लेते हैं कि 1907 के कांग्रेस सभापति कौन थे? 1907 के कांग्रेस सभापति कौन थे? तो इसका आपको आंसर हो जाएगा 1907 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस, ठीक है। 1907 के कांग्रेस सभापति या अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस, ठीक है। चलिए रास बिहारी बोस। आप लोग को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 48, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से किस संगठन ने 16 अगस्त 1946 को
सीधी कार्यवाही का दिवस घोषित किया था मुस्लिम लीग ने? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस किसने घोषित किया था? मुस्लिम लीग ने। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की? इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा CR दास ने। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो सूत्र है, ये जो कथन है, इसकी घोषणा किसने की थी? CR दास ने। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इतिहास का क्वेश्चन है। देखिए, चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया, जो आधुनिक भारत के डैश भारतीय राज्य में है? इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। चालुक्य राजवंश ने वातापी पे शासन किया था, जो अभी वर्तमान भारत में किस राज्य में है? कर्नाटका में है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। ये 1857 की क्रांति से संबंधित क्वेश्चन है और काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया? वीर कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया? वीर कुंवर सिंह। सिंपली आप लोग समझ सकते हैं कि वीर कुंवर सिंह जो है अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किए थे बिहार से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? देखिए ऑप्शन नंबर ए दे दिया है चेम्सफोर्ड रोलेट एक्ट। चेम्सफोर्ड जो है रोलेट एक्ट, ये जो आपका जोड़ी है ये बिल्कुल सही जोड़ी है। ठीक है, रोलेट एक्ट जो है किसके समय में पारित हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था? राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था? इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा वर्धा में। वर्धा में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। बीस अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है मॉन्टेस्क्यू घोषणा के नाम से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा। 20 अगस्त 1917 के सुधार की घोषणा को किस नाम से जाना जाता है? मॉन्टेस्क्यू घोषणा के नाम से। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। भारतीय तिरंगे का भारतीय तिरंगे का पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ पर ध्वजारोहण किया था? ऑप्शन नंबर बी 1929 की लाहौर में रावी नदी के तट पर। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय तिरंगे को कहाँ पे ध्वजारोहण किए थे? 1929 में लाहौर के रावी नदी के तट पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। और इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखना है कि भारत के बाहर जो है या विदेश में तिरंगे को पहली बार किसने फहराया था? मैडम भिखाजी कामा ने। मैडम भिखाजी कामा ने जर्मनी में फहराया था। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। 1928 में स्थापित आंध्र प्रोविंशियल रैयत, जिसको किसान सूबा कहा जाता है, एसोसिएशन का पहला अध्यक्ष कौन था? NG रंगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा। 1928 में स्थापित आंध्र प्रोविंशियल रैयत एसोसिएशन का पहला अध्यक्ष कौन था? NG रंगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक नेता कौन था? बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक नेता कौन था? इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा करम शाह। करम शाह जो है बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक था। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 59।
और ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, संविधान से आया हुआ है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ख के अधीन कौन स्वशासी संस्था की स्थापना की गई? देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ख के अधीन कौन स्वशासी संस्था की स्थापना की गई थी? इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा पंचायत। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसको हम पिछले क्वेश्चन में भी करवाए थे कि पंचायत का संबंध या फिर पंचायत का संविधान किस अनुच्छेद से है या किस संविधान संशोधन से है। तो इसका हम आंसर बताए थे 73वां और 74वां संविधान संशोधन का जो संबंध है वो किससे है? पंचायत से। पंचायत, नगर पालिका, ये सब संस्था की स्थापना से है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। निम्न में कौन सा भारत का पहला राज्य है जिसने पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण किया है? राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर है। निम्न में कौन सा भारत का पहला राज्य है जिसने पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण किया है? राजस्थान। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान से रिलेटेड आप लोग को एक और क्वेश्चन याद रखना है कि राजस्थान में अभी पानी खत्म हो रहा है, ठीक है, बहुत ही कम पानी बचा है, भूमिगत जल बहुत ही कम बचा है। वैसे भूमि के ऊपर भी राजस्थान में तो जल है ही नहीं, और भूमिगत जल बहुत ही कम मात्रा में बचा हुआ है, ठीक है। और भविष्य में हो सकता है कि राजस्थान का पानी खत्म हो जाए। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में पवन संचरण की दिशा डैश होती है? उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में पवन संचरण की दिशा कैसी होती है? इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा घड़ी की सुई के अनुदिश, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में पवन संचरण की दिशा क्या होती है? घड़ी की सुई के अनुदिश होती है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। कोरियोलिस बल तथा दाब प्रवणता बलों में संतुलन से उत्पन्न समदाब रेखाओं के समांतर पवनें हैं। इनमें से कौन सा पवन है जो कोरियोलिस बल तथा दाब प्रवणता बलों में संतुलन से उत्पन्न होता है? इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा भूविक्षेपी पवन। भूविक्षेपी पवन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोरियोलिस बल तथा दाब प्रवणता बलों में संतुलन से उत्पन्न समदाब रेखाओं के समांतर कौन सी पवनें होती है? भूविक्षेपी पवन। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। समान वायु दाब वाले स्थलों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? समदाब रेखा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। समान वायु दाब वाले स्थलों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? समदाब रेखा। आपको एनसीईआरटी में भी करवा चुके हैं ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से किस देशांतर के सहारे भारत का मानक निर्धारित किया गया है? इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा 82 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर क्या है? भारत का मानक रेखा है। भारत का मानक समय रेखा कौन सा है? 82 डिग्री पूर्वी देशांतर। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। हीराकुद बांध किस नदी पर बना है? महानदी पर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। हीराकुद बांध किस नदी पर बना है? महानदी पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखिए यहाँ पर नदी दे दिया है और उसकी सहायक नदी के नाम दे दिए गए हैं। यहाँ पर नदी दिया है और उसके सहायक नदी का नाम दिया गया है, हमको इसको मिलान करना है। चलिए देखते हैं। गंगा का जो सहायक नदी है कौन कौन है? गंगा का सहायक नदी कौन है? इसका गोमती और कोसी, ठीक है। गोमती और कोसी किसका सहायक नदी है? गंगा का। एक का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। देखिए ए का 4 किस किस में है? ए में है और बी में है। सी तो अब होगा नहीं, सी को हम क्या करते हैं? किल कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद है सिंधु। सिंधु का सहायक कौन है? चिनाब है, सतलज है, झेलम, ब्यास, ये सब है
सिंधु का क्या हो जाएगा, चिनाब और सतलज हो जाएगा। बी का फिर 3 आता है, बी का 3 देखिए किस में आता है, ऑप्शन नंबर बी में। तो यहाँ पर हमको 2 मिलान किए हैं, उसी से आपका आंसर निकल के आ गया है। तो और हमको मिलान करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। वैसे हम बता देते हैं यमुना का सहायक कौन सा है, चंबल और केन जो है यमुना का सहायक नदी है, और गोदावरी का जो बच गया वैनगंगा और इंद्रावती। चलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, गंगा का सहायक नदी गोमती और कोसी है, सिंधु का सहायक नदी चिनाब और सतलज है, यमुना का सहायक नदी कौन है, चंबल और केन है, और गोदावरी का सहायक नदी वैनगंगा और इंद्रावती है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। मानसून पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक समान घटना है को स्थानीय तौर पर डैश के नाम से जाना जाता है। इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा आम्र वर्षा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानसून से पहले जो वर्षा आती है केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में, उसको स्थानीय तौर पर, स्थानीय नाम क्या है उसका, आम्र वर्षा है। ठीक है, इसको हम एनसीईआरटी में भी करवा चुके हैं कि केरल और कर्नाटक के तट पर जो अनिश्चितकालीन वर्षा होती है जिससे आम जो है जल्दी पक जाता है, उसको आम्र वर्षा कहा जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है एनसीईआरटी से। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, केरल में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, केरल में। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को क्या कहा जाता है। मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत श्रृंखला को क्या कहा जाता है, अरावली। ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला जो है मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित है। मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत है, अरावली पर्वत श्रृंखला है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए है राज्यपाल मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यत पद धारण करते हैं, ये कथन आपका गलत है। ये कथन क्या है, आपका गलत है। उसके बाद है राज्यपाल अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को सौंपते हैं, ये भी कथन आपका गलत है। उसके बाद है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये जो आपका कथन है ये कथन आपका सही है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 क्या कर रहा है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संसद ने मतदान की आयु को कम करके 21 से 18 वर्ष किया। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संसद ने मतदान की आयु को घटा करके 21 से 18 वर्ष कर दिया है। इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा ये संशोधन हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, जिसके तहत मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। एक बार फिर से देख लीजिए, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संसद ने मतदान की आयु को कम करके 21 से 18 वर्ष किया है, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। विपक्षी दल के नेता को सदन में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता होती है। अगर कोई विपक्षी दल नेता है, उसको सदन में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता लेना है, तो उसको कितनी सीट आवश्यकता होती है, तो इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सदन की कुल संख्या का 10वां भाग उसको सीट चाहिए, तब उसको क्या कहा जाएगा, विपक्ष कहा जाएगा, विपक्ष का नेता कहा जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात्सर्म का प्रतिबंध, ये जो है आपका सही। अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया है? मानव के दुर्व्यवहार और मतलब बच्चों से मेहनत करवाने पर, बच्चों से काम करवाने पर रोक लगाया गया है। अनुच्छेद 23 में ये प्रावधान है। उसके बाद है अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? कारखाना जो है उसमें बालक को काम पे हम नहीं लगा सकते हैं, बच्चों को हम काम पर नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद है अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में क्या कहा गया है? शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ये जो आपका कथन है, ये कथन आपका गलत है। अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है? अल्पसंख्यकों की लिपि, शिक्षा और संस्कृति से संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है? अल्पसंख्यकों के शिक्षा, उसके धर्म, संस्कृति से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही सुमेलित नहीं है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा अगर लाइक नहीं किए हैं तब। ऐसा नहीं कि लाइक कर दिए हैं फिर भी डिसलाइक कर दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाएं हैं? इसका तो सबको आंसर पता है, 22 भाषाएं, ठीक है। ये हमेशा आपको याद रखना है। और एक पॉइंट आपको याद रखना है कि 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा को अभी तक शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। अंग्रेजी भाषा को शामिल नहीं किया गया है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। अनुच्छेद 39 से प्रावधान करता है। अनुच्छेद 39 का ए क्या प्रावधान करता है? समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 39 के ए में ये प्रावधान है कि सभी व्यक्ति को समान न्याय मिले और जो गरीब व्यक्ति हैं, जो गरीब हैं, उनको निःशुल्क विधिक सहायता मिले, मतलब विधिक या कानूनी सहायता मिले, वो भी निःशुल्क, ठीक है। जो गरीबी रेखा में है या फिर जो गरीब हैं उनको न्याय सहायता कैसा मिले? उसको निःशुल्क मिले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लिखित है कि देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी संघ की राजभाषा होगी? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लिखित है कि देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी संघ की राजभाषा होगी? इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343 के क में या अनुच्छेद 343 के 1 में। अनुच्छेद 343 के 1 में क्या है कि हिंदी जो है संघ का राजभाषा होगा, ठीक है। संघ का राजभाषा कौन सा होगा? हिंदी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। देखिए क्वेश्चन नंबर 77 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा, ये आपका राइट आंसर है। उसके बाद है ऑप्शन नंबर बी संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम जो है पंचायत से संबंधित नहीं है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम एक बार फिर से क्लियर कर देना चाहते हैं कि पिछली बार जो हम बताए थे उसमें हम कंबाइंड रूप से बताए थे। आप लोग का कन्फ्यूजन भी हो सकता है कि जिसमें हम बताए थे कि पंचायत और नगर पालिका से संबंधित है 73वां और 74वां संविधान संशोधन, ठीक है। लेकिन ये जो 73वां संविधान संशोधन है किससे संबंधित है? पंचायत से, ठीक है। पंचायत से संबंधित है 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो है नगर पालिका से संबंधित है, ठीक है। नगर पालिका से संबंधित है। तो ये आपको पॉइंट क्लियर कर लेना है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? पंचायत से। और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम नगर पालिका से संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? 74वां संविधान संशोधन। चलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो गया।
आप लोग इसको क्लियर कर लीजिएगा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायत से संबंधित है और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम नगर पालिका से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है सहकारी समिति से संबंधित है? इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा 43 का बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 बी जो है सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है? इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या जो है सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन किया गया? 73वां और 74वां। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था? 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया था। इसी के तहत जो है पंचायती राज और नगरपालिका का गठन का प्रावधान था। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आ रहा है, तो आप लोग इस पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंकाओं और विवादों के निर्धारण से संबंधित है? इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 जो है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंकाओं और विवादों के निर्धारण से है। अनुच्छेद 71 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंकाओं और विवादों के निर्धारण से है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। उस मॉडल का नाम बताइए जिस पर भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित है। उस मॉडल का आपको नाम बताना है जिस पर भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित है। इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा महालनोबिस मॉडल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा महालनोबिस मॉडल। और इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था समाजवादी ढांचा पर समाज की स्थापना करना। ठीक है, समाजवादी ढांचा पर समाज की स्थापना करना भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। निम्न में से कौन सा क्षेत्र देश के परिवहन के सकल मूल्यवर्धन में सर्वाधिक योगदान करता है? रेलवे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र देश के परिवहन के सकल मूल्यवर्धन में सर्वाधिक योगदान करता है? इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा रेलवे। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। निम्न में से किस कहवा की किस्म का उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है? इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा अरेबिका। ये आप लोग इंटर में भी पढ़े होंगे कि अरेबिका जो है कहवा की ऐसी किस्म है जिसका उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85। एक सेकेंड आप लोग, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 85 क्या कर रहा है। निम्न में से कौन सी संस्था भारत का राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है भारत का राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86।
2011 की जनगणना के अनुसार किसे साक्षर व्यक्ति माना जाता है? 2011 की जनगणना के अनुसार किसे साक्षर व्यक्ति माना जाता है? तो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का वह व्यक्ति जो किसी भाषा को समझने के साथ साथ पढ़ और लिख सकता है, उसको क्या कहा जा सकता है? साक्षर कहा जा सकता है। चलिए, इसका आपको राइट आंसर देगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। देखिए क्या करा है, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? इसका देखिए क्या आंसर होगा, जन स्वास्थ्य, उसके बाद है स्वच्छता का प्रबंध, उसके बाद है लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। ये जो है स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। इसका आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। लोक व्यवस्था का अनुरक्षण जो है स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। एक सेकेंड आप लोग प्लीज। देखिए, भारत में अधिकांश क्रोमाइट भंडार कहाँ पाए जाते हैं? भारत में अधिकांश क्रोमाइट भंडार कहाँ पाए जाते हैं? इसका आपको राइट आंसर देगा ओडिशा। ओडिशा भारत का ऐसा राज्य है जहाँ पर अधिक मात्रा में या अधिकतर क्रोमाइट पाए जाते हैं, अधिकतर क्रोमाइट के भंडार हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से यह प्रावधान लिया गया था कि राष्ट्रपति जो है राज्यसभा के सदस्य का नामांकन कर सकता है। राज्यसभा के सदस्य का राष्ट्रपति खुद से नामांकन कर सकता है, मतलब मनोनीत कर सकता है। और कितना कर सकता है सदस्य? कुल 12 सदस्य वो मनोनीत कर सकता है खुद से। मतलब जैसे कोई कॉलेज में एडमिशन होता है तो क्या करते हैं, टीचर अपने कोटा से रखते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रपति भी 12 राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन खुद से कर सकते हैं, अपनी पसंद से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90। एक उत्तल लेंस को कांच के अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोया गया है, यह कैसा व्यवहार करेगा? फिर से देखिए क्वेश्चन, फिजिक्स का क्वेश्चन है। एक उत्तल लेंस को कांच के अपवर्तनांक के बराबर वाले अपवर्तनांक द्रव में डुबाया गया है, यह कैसा व्यवहार करेगा? समतल कांच की तरह। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। देखिए क्वेश्चन नंबर 91। एक ग्लास पट से गुजरने पर प्रकाश किरण पुंज पर पार्श्विक विस्थापन निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा आपतन कोण और ग्लास पट की मोटाई दोनों पर। इसका आपको क्या आंसर हो जाएगा? आपतन कोण और ग्लास पट की मोटाई दोनों पर। फिर से देखिए क्वेश्चन, एक ग्लास पट से गुजरने पर प्रकाश किरण पुंज पर पार्श्विक विस्थापन निम्न में से किस पर निर्भर करता है? इसका आपको आंसर हो जाएगा आपतन कोण और ग्लास पट पर, ग्लास पट की मोटाई पर। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। किसी पिंड का भार के संबंध में सही है, किसी पिंड के भार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? चलिए देखते हैं। यह पृथ्वी पर सभी स्थानों पर एक समान होता है, ये आपका बिल्कुल रॉन्ग है कि किसी पिंड का भार जो है पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर या अलग अलग माध्यम पर अलग अलग हो सकता है। ठीक है, द्रव्यमान जो है सेम रहता है लेकिन भार में परिवर्तन हो सकता है। चलिए उसके बाद है यह ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ये जो कथन है आपका बिल्कुल सही है कि किसी भी पिंड का भार जो है पृथ्वी के या ध्रुव पर अधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी पिंड का भार के संबंध में सही कथन क्या है? यह ध्रुवों पर अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
प्रेशर कुकर किस सिद्धांत पर काम करता है? प्रेशर कुकर जो है किस सिद्धांत पर काम करता है? इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा दाब के अनुप्रयोग द्वारा जल के क्वथनांक में उत्थान। दाब के अनुप्रयोग द्वारा जल के क्वथनांक में उत्थान के सिद्धांत पर जो है प्रेशर कुकर काम करता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। कर रहा है किसी दो पतले उत्तल लेंस संपर्क में है, ठीक है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। किसी दो पतले उत्तल लेंस संपर्क में है, इसके बाद इन्हें अलग कर समाक्षीय रूप में रखा जाता है, ठीक है, समाक्षीय रूप में रखा जाता है, संयोग की क्षमता क्या होगी? इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा घट जाएगी। ये क्वेश्चन पिछली सेट में भी हम करवाए हैं कि दो पतले उत्तल लेंस एक साथ रखे जाते हैं और इसको अगर हम बाद में अलग करते हैं तो इसकी समाक्षीय रूप, इसकी क्षमता क्या हो जाती है? घट जाती है। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप पीछे जो सेट हम करवा चुके हैं, जो भी प्रैक्टिस सेट, उसको भी कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95। दीर्घ दृष्टि दोष या दूरदृष्टिता की स्थिति में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? दीर्घ दृष्टि दोष या दूरदृष्टिता की स्थिति में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। किसी तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल क्या होती है? किसी तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल क्या होती है? इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा तनाव के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल क्या होती है? तनाव के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97। यदि मोटर गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील का व्यास घटा दिया जाए तो उसे घुमाने में ड्राइवर को क्या करना पड़ेगा? अधिक बल लगाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि मोटर गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील का व्यास घटा दिया जाए तो उसे घुमाने में ड्राइवर को अधिक बल लगाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। आयनिक यौगिकों, एक सेकेंड, आयनिक यौगिकों के गुणधर्मों के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर ए आयनिक यौगिक समानतः भंगुर होते हैं और दाब आरोपित किए जाने पर टुकड़े में टूट जाते हैं। ये जो कथन है आपका कथन ये सही है, ठीक है, ये कथन आपका क्या है कि सही है। उसके बाद है ऑप्शन नंबर बी आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, ये भी आपका जो है सही है। उसके बाद है कथन सी धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के बीच दुर्बल आकर्षण बल होने की वजह से आयनिक यौगिक ठोस होते हैं। ये कथन आपका गलत है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका कथन जो है गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। अब थोड़ा फास्ट में करेंगे। सामान्य एल्कोहलों के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? सामान्य एल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? एसिड बनता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। विवर्तनीय संबंध निम्न में कौन प्रदर्शित करता है? विवर्तनीय संबंध जो है निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शित करता है? इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय तथा तीसरे आवर्त के कुछ तत्व। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय, दूसरी तथा तीसरी आवर्त के कुछ तत्व जो हैं विवर्तनीय संबंध को प्रदर्शित करता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101। यदि किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी एवं लेंस किस प्रकृति है?
1 मीटर उत्तर लेंस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी लेंस की क्षमता जो है एक डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, 1 मीटर होगी, और वह कौन सी लेंस होगी, तो उत्तर लेंस होगी। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102। आवर्त सारणी के समूह 1 तथा 7 दोनों के परमाणु संख्या में के बढ़ने के साथ साथ निम्नलिखित में से क्या बढ़ता है। इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा परमाणुविक त्रिज्या। परमाणुविक त्रिज्या जो है बढ़ता है आवर्त सारणी के समूह 1 तथा 7 दोनों में परमाणु संख्या के बढ़ने के साथ साथ। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103। किसी आवर्त में बढ़ता हुआ परमाणु क्रमांक संकेत क्या बताता है। इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा विद्युत धनात्मक गुण का घटना। किसी आवर्त में बढ़ता हुआ परमाणु क्रमांक क्या दर्शाता है, विद्युत धनात्मक गुण का घटना दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104। एक सर्वोत्तम अपचायक कौन है। इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा Cl-। Cl- जो है एक सर्वोत्तम उपचायक है। Cl- जो है एक सर्वोत्तम उपचायक है। Cl मतलब क्या होता है, क्लोरीन होता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105। मैग्नेलियम मिश्र धातु का उपयोग हवाई जहाज का ढांचा बनाने में होता है। मैग्नेलियम मिश्र धातु का उपयोग हवाई जहाज का ढांचा बनाने में होता है। इस मिश्र धातु के अवयवी घटकों का सही विकल्प निम्न में से कौन है। इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम। वैसे भी अगर पूछता है आपसे क्वेश्चन कि हवाई जहाज जो है मुख्यतः किस धातु से बना होता है, तो आपको क्या बताना है, एल्युमिनियम से बना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106। इक्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखण माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है। एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन नंबर 106। इक्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखण माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है। तो इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा। पहले हम देखते हैं कौन कौन सा होता है। ठीक है, चलिए देखिए इसका क्या होगा। टेलोफेज, प्रोफेज, एनाफेज, ये सभी जो है गुणसूत्र विभाजन की अवस्था है। ठीक है, तो इसमें से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये जो टेलोफेज है, एनाफेज है, प्रोफेज है, ये सब क्या है, गुणसूत्री विभाजन की अवस्था है। ठीक है, सॉरी, समसूत्री विभाजन की अवस्था है। समसूत्री विभाजन की 4 अवस्था कौन कौन सी होती है, प्रोफेज होती है, मेटाफेज होती है, एनाफेज और टेलोफेज होती है। ठीक है, यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107। मछलियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मछलियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखते हैं कथन। मछलियों के गल्फरों के द्वारा रक्त को पंप किया जाता है और यह ऑक्सीकृत होता है, ये कथन जो आपका सही है। उसके बाद है मछलियों में दोहरा परिसंचरण होता है, ये कथन आपका गलत है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमको इसमें से गलत कथन का चूज करना है, इसलिए मछलियों में दोहरा परिसंचरण होता है, ये कथन गलत है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108। एरिथ्रोसाइटोपेनिया के कारण निम्न में से क्या होते हैं। एरिथ्रोसाइटोपेनिया निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। इसको आपका राइट आंसर देगा आरबीसी और हीमोग्लोबिन में कमी के कारण। आरबीसी और हीमोग्लोबिन में कमी के कारण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109। देखिए क्वेश्चन नंबर 109। उपापचयी एंजाइम किस में उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए कवकों में, जीवाणुओं में, इन दोनों में जो है उपापचयी एंजाइम उपस्थित होता है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उपापचयी एंजाइम किस में उपस्थित होता है, कवकों में और जीवाणुओं में। चलिए नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 110, सूर्य की रोशनी से अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती है जो उत्पादित निम्न में क्या करती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 110 फिर से, सूर्य की रोशनी से अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती है जो उत्पादित निम्न में क्या करती है। इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा ओजोन, O3। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक बार फिर से कर लेते हैं कि सूर्य की रोशनी से अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती है जो किसका उत्पादन करती है। सिंपली क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है कि सूर्य की रोशनी से अल्ट्रावायलेट किरणें जो निकलती है निम्न में से किसका उत्पादन करती है, ओजोन का, O3 का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्याज के काटने और छीलने पर किसकी विद्यमानता के कारण आंखों में पानी आता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप लोगों में से सभी को आंखों में पानी आया होगा प्याज को काटने के टाइम पे। तो इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा कोशिकाओं में सल्फर। प्याज की कोशिकाओं में क्या होती है, सल्फर विद्यमान होता है, जिसके कारण जो है जब प्याज को काटते हैं या फिर छीलते हैं तो आंखों से पानी आता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112, यदि कोशिका के राइबोसोम नष्ट कर दिए जाए तो क्या होगा। यदि कोशिका के राइबोसोम को अगर हम नष्ट कर दे तो क्या होगा। इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर है।